पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नए क़यादत और पुरानी क़यादत की जंग जारी है। क्रेडिबल ज़राए से मेरे पास ये बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि पीटीआई ने एक दफ़ा फिर से इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल करने की कोशिश की। कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ, तो एक तरह से उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी जो है वो झूठा करार दे दिया, कोई टीटीपी का कोई जैसे कोई दहशतगर्द हो, इस तरह का एक इम्प्रेशन है मुराद सईद के हवाले से इस्टेब्लिशमेंट के पास। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नए क़यादत और पुरानी क़यादत की जंग जारी है और दोनों एक दूसरे को ओवरवेलम करने की कोशिश कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से बेहतर अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। जो पुरानी क़यादत है वो सारे वो लोग हैं जो कि इमरान खान साहब के साथ जब वो पीएम थे तो उस वक्त उनके साथ थे, और अब वो समझते हैं कि पार्टी पे दरअसल उन्हीं का हक है, क्योंकि वही लोग वो हैं जिन्होंने पार्टी की बुनियाद रखी थी और जो कि पार्टी के साथ शुरू से वाबस्ता हैं। वहीं पर दूसरी तरफ वो दूसरे लोग हैं जो कि 9 मई के बाद पार्टी में न्यू एंट्रेंट्स हैं, और वो ये कहते हैं कि पुराने लोगों को कि जी आप तो उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए या ट्वीट करके चले गए, जैसे फवाद चौधरी जो हैं बड़े अरसे से पार्टी में अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको एंट्री नहीं दी जा रही। तो वो सारे जो लोग हैं जो नए वाले हैं वो ये कहते हैं कि भाई चाहे वो शुएब शाहीन हो और ये जो सलमान अकरम राजा हैं वो तो उनके खास फवाद चौधरी के साथ वो उनका मसला है, खास दुश्मनी है इन दोनों की। तो ये सारे वो लोग हैं जो कि कहते हैं कि आप जब उस वक्त चले गए तो फिर अब आप क्यों हैं यहाँ पर आने वाले, अब आप यहाँ से निकलें, अब हमने मुश्किल वक्त में पार्टी को संभाला है इसलिए हमारा हक है इस पार्टी पे। बदकिस्मती की बात है कि बेसिकली एक पार्टी है जिसकी ऑन ग्राउंड बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, बेस है, और जाहिर है इलेक्शन सिंपल ना होने के बावजूद भी पार्टी की एग्जिस्टेंस ना होने के बावजूद भी 2024 में जो सबसे ज्यादा सीट्स मिली हैं वो यही पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को मिली हैं, क्योंकि यही इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स या आजाद उम्मीदवार जिन्हें हम कहते हैं, यही वो लोग थे जिन्होंने सबसे ज्यादा सीटें 2024 के इलेक्शन में जीती थी। तो इसका मतलब ये है कि एज अ पार्टी अगर आप देखेंगे लार्जेस्ट पार्टी है जो कि पाकिस्तान में ऑन ग्राउंड एग्जिस्ट करती है, इसलिए इसकी लीडरशिप के हवाले से इतनी ज्यादा लड़ाइयां चल रही हैं कि लीडरशिप किसको मिलनी चाहिए। नए लोग कहते हैं कि हम अब हमारा हक है, वहीं पर पुराने लोग कहते हैं कि आप तो अभी जुमा 8 दिन हुए हैं आप आए हैं, असल में तो ये पार्टी हमने खड़ी की है तो ये हमारा इसके ऊपर हक है। बहरहाल ये जंग जो है चलती रहेगी, लेकिन बदकिस्मती क्या है कि इस जंग से इमरान खान साहब जो हैं वो जेल से बाहर आने वाले कहीं से नजर नहीं आ रहे। इमरान खान साहब का जो उनके जेल के हवाले से जो उस वक्त प्रॉब्लम्स हैं, और वो बताया भी जा रहा है बार बार कि उनको जेल में उनके लिए मजीद प्रॉब्लम्स बढ़ा दी गई हैं। देखें, मैं एक चीज पिन पॉइंट करना चाहती हूँ कि अलीमा खानम साहिबा ने अब से 4-5 रोज पहले एक ट्वीट किया और उन्होंने उस ट्वीट में बताया, आप देखें भी उस ट्वीट को, उन्होंने बाकायदा उस ट्वीट में ये बताया है कि जेल में जितनी प्रॉब्लम्स हैं इमरान खान साहब के साथ, जो भी वहां पर किया जा रहा है या उनको अच्छी वहां पर फैसिलिटीज नहीं दी जा रही, वो सारा कुछ चीफ मिनिस्टर पंजाब मरियम नवाज कर रही हैं। ये ट्वीट हुआ और उसके बाद बिल्कुल 4-5 दिन बाद ही अब जो लेटेस्ट ट्वीट आया है अलीमा साहिबा का इस हवाले से, वो ये है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि उनके साथ और बुशरा बीबी के साथ, दोनों के साथ जो कुछ हो रहा है जेल में वो दरअसल आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तरफ से किया जा रहा है। यानी कि 4-5 दिन में ऐसा क्या बदला कि उन्होंने जो अपना जो इल्जाम था वो पर्सन ए से पर्सन बी पर लगा दिया। ये एक बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसा क्या हुआ। तो इस सिलसिले में जो मेरी इतलात हैं, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, बहुत क्रेडिबल जराए से मेरे पास ये बहुत सॉलिड इन्फॉर्मेशन है कि पीटीआई ने एक दफा फिर से इस्टेब्लिशमेंट से राब्ता बहाल करने की कोशिश की, इस्टेब्लिशमेंट से दोबारा एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन खोलने की कोशिश की, क्योंकि पीटीआई के जो हमारे जराए हैं या सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि अब नवंबर आने वाला है और नवंबर में कोई जो मजीद तो एक रिटायरमेंट है वो भी ऑन द कार्ड्स है कि शायद किसी की रिटायरमेंट भी होने वाली है, और जो नई पोस्टिंग्स हैं आर्मी में, एस्टेब्लिशमेंट में, वो भी ऑन द कार्ड्स हैं। तो उस पूरी चीज के ऊपर पीटीआई जो है वो समझती है कि हम लोग अगर हमारा साथ मिले तो फिर ये जो एस्टेब्लिशमेंट है उनको ऑन ग्राउंड थोड़ा बेहतर सपोर्ट मिलेगा। इस वजह से पीटीआई ने समझा कि इस वक्त हमारी पोजीशन स्ट्रांग है, नवंबर आने वाला है, इनको हमारी जरूरत है। इस सोच के तहत दरअसल पीटीआई ने दोबारा एक राब्ता करने की कोशिश की एस्टेब्लिशमेंट से और सुलह करने की कोशिश की कि किसी तरह से उनके साथ एक हमारी दोबारा कुछ दोस्ती हो जाए या कुछ हो जाए। लेकिन हस्बे मामूल एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से एक दफा फिर रिजेक्शन का सामना करना पड़ा और नो का सामना करना पड़ा है पीटीआई को। उनको वहां से फिर एक दफा इनकार हुआ है और ये कहा गया है कि हमेशा की तरह जो कहा जाता है कि आप सियासी लोगों से बात करें, हमसे आप बात ना करें, हम सियासत में नहीं पढ़ना चाहते। तो ये जो बेसिकली जो ये नो हुई है पीटीआई के चंद लोगों को जो राब्ता कर रहे थे, और अलीमा साहिबा को पता है इस बात का, उसकी ही वजह से ये भी एक बीच में एक चीज हुई थी
जो कि कहीं पर ऐसा रिपोर्ट नहीं हुई कि अलीमा खानम साहिबा के जो बेटे हैं वो पाकिस्तान वापस आए, क्योंकि वो इससे पहले 2 साल से वो अदालतों से वो अवॉइड कर रहे थे, अदालतों से एब्सकॉन्डर थे। और 9 मई के केसेस में हसान नियाजी के साथ ही अलीमा खानम के भी बेटे थे, जो कि 9 मई के केसेस में वहाँ सारे के जो कैंटोनमेंट और ये सारे एरियाज हैं वहाँ पर उनके ऊपर जलाओ घिराव का और तोड़ फोड़ का इल्ज़ाम था, बहुत संगीन इल्ज़ाम था। तो ज़ाहिर हसान नियाजी तो तब से मिलिट्री कस्टडी में है, लेकिन जो अलीमा साहिबा के बेटे हैं वो मुल्क से बाहर थे। अभी रिसेंटली ये जो आइस मेल्टिंग की कोशिश थी, ये कुछ हद तक पीटीआई को लगा कि ये काम कर गई, और उसकी वजह से क्या हुआ, उसकी वजह से ये हुआ कि वो जो अलीमा साहिबा के बेटे थे जो इतने अरसे से मुल्क से बाहर थे, वो वापस आ गए, और वापस आके उनको कोई सख्ती का सामना नहीं करना पड़ा और वो बाआसानी वापस आ गए। तो उसकी वजह से भी पीटीआई को लगा, एक उनको ग्रीन सिग्नल मिला, या आप उसको चले येलो सिग्नल कहते हैं, उनको येलो सिग्नल मिला कि हाँ मे बी अब ग्रीन सिग्नल भी आने वाला है, और अब हमारा जो राब्ता है, जो हम बड़े अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट से दोबारा दोस्ती की जाए, वो राब्ता शायद दोबारा बहाल हो जाए। लेकिन जब उसको और जरा खुल के जब ये वाली बात एस्टेब्लिशमेंट की तरफ को की गई पीटीआई की क़यादत की तरफ से, तो उनको फिर से एक दफा नो सुनना पड़ा, जो कि जाहिर है जो राब्ता करने वाले लोग थे पीटीआई के, उनको बहुत बुरा लगा। और उसी की वजह से फिर आपने ये 4-5 दिन में ये इतना बड़ा ट्रांजिशन देखा है कि अलीमा साहिबा जो पहले मरियम नवाज का नाम ले रही थी, अब वो दोबारा उन्होंने सारा का सारा इल्जाम आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर पे लगाया है कि अब अगर कुछ भी होता है तो उसके आप जिम्मेदार होंगे। सो बेसिकली एक दफा फिर जो पीटीआई की कोशिश थी वो कामयाब नहीं हुई। लेकिन आई थिंक पीटीआई के पास अब मुझे नहीं लगता है इसके अलावा और कोई वे आउट बचा है, सिवाय इसके कि वो वाकई पॉलिटिकल लोगों से ही बात करें और उनको ही ब्रिज बनाएं अपने और इस्टेब्लिशमेंट के बीच में। इस्टेब्लिशमेंट भी उनसे यही चाहती है कि अगर कोई ब्रिज बने तो वो यही सियासी लोग बने, और आई थिंक पीटीआई को अपनी रेजिस्टेंस छोड़नी पड़ेगी, वरना जो पार्टी के अंदर के हालात हैं और जो पार्टी के अपने अंदर क़यादत का जो मसला बन गया है, आलिया हमजा वर्सेस सलमान अकरम राजा, ये एक बहुत बड़ा इशू है। आपने थोड़े दिन पहले जो ये सलमान अकरम राजा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ही थी, मतलब वो एक मीडिया से बात कर रहे थे, सहाफी के सवालों का जवाब दे रहे थे, वो आप सुनिएगा। ट्वीट की किसी ने, फिर क्या वो चाहती है प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ट्वीट करने की? खबरदार आइंदा किसी ने ऐसी कोई हरकत की, जिसने गलती की है वो माफी मांगे। जो खान साहब का हुक्म है वही हुक्म है, उसके अलावा कोई तारीख, कोई 90 दिन कोई मानी नहीं रखती। मिर्जा अफरीदी के फार्म हाउस पे जो जाया गया, इस पे भी मेरा कोई ताल्लुक नहीं है इससे, ना जाती है तो बहुत बेहतर। उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर आप देखें तो सलमान अकरम राजा साहब ने बेसिकली अपनी सारी जो पार्टी के जो बड़े अहम लोग हैं सबको ही एक तरह से उन्होंने छितर मार दी है। आलिया हमजा मलिक को उन्होंने खास कहा है, बड़े गुस्से में, आपने एक तो अंदाज देखा उनका कि वो किस कदर गुस्से में थे, और जितना वो गुस्से में बात कर रहे हैं, एक जाहिर है वो रिवायती पॉलिटिशियन नहीं है, तो एक जो पॉलिटिशियन होता है वो थोड़ा ठहराव के साथ, थोड़े एक थोड़े एक नरम अंदाज में, नरम लहजे में बात करता है, लेकिन इनका वो लहजा नहीं है, उनका लहजा बिल्कुल वही जारहाना सा अंदाज है, और वो इस तरह से बात कर रहे हैं। आलिया हमजा मलिक को तो उन्होंने लताड़ दिया, बल्कि उनको देखें कहा है कि आप माफी मांगे मुझसे। अब मुझे पता है आलिया हमजा मलिक का जो जिस तरह की वो खातून है, मैं उनको बहुत पहले से, कई सालों से जानती हूँ, वो इमरान खान साहब से शिद्दत से, जैसे कहते हैं ना, वो बिल्कुल वो जैसे वो नहीं होते, कोई जैसे मुरीद होता है, वो जैसे मोहब्बत करता है अपने कोई मुर्शिद से, उस तरह की वो मोहब्बत करती हैं इमरान खान साहब से। तो मैं ये बात जानती हूँ कि वो माफी वगैरह तो मैं नहीं समझती कि वो मांगेंगी या ऐसा कुछ वो करेंगी, लेकिन सलमान अकरम राजा साहब का भी जो उनकी बात है वो भी आपके सामने है कि उन्होंने भी लथाड़ के रख दिया आलिया हमजा मलिक को। दूसरा, उन्होंने लथाड़ दिया अली अमीन गंडापुर साहब को, क्योंकि उन्होंने एक तो जब 90 दिन का उनसे पूछा गया कि ये जी 90 दिन का कहा गया है कि आप भी यही कह रहे हैं कि 90 दिन बाद एहतजाज होगा, उस पर भी उन्होंने कहा नहीं, ये 90 दिन की बात को कोई मैं ओन नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूँ। तो एक तरह से उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब को भी जो है वो झूठा करार दे दिया। और दूसरा, उन्होंने एक और तरह से जो गंडापुर को लथाड़ा है वो इस तरह से है कि क्योंकि उन्होंने ये भी देखेंगे कहा है कि मिर्जा अफरीदी का, मुझे तो पता ही नहीं था कि जिनके घर हम जा रहे हैं लाहौर में वो मिर्जा अफरीदी का घर है और उनकी दावत है, वो हमारे होस्ट हैं। अव्वल तो वैसे ये बात सच नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता कि आप पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, आपने पूरी पार्टी को वहां आने की दावत दी और आपको पता ही नहीं है कि वो बंदा कौन है जिसके घर जा रहा है। मतलब माशाअल्लाह, ऐसा तो मतलब हम आम तौर पे भी, हम लोग जैसे आम लोग भी हैं, हम भी किसी के घर जाते हैं तो हमें इतना तो पता होता है कि हम किसके घर कदम रखने जा रहे हैं। आप इतनी बड़ी पार्टी के, सबसे बड़ी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, पूरी पार्टी की आप वहां पर बैठक बुला रहे हैं, इतना वहां भारी भरकम खाने खा रहे हैं, वो खाने खाते हुए भी वो फुटेज सबकी वो गुजरी है और वो भी लोगों को बड़ी बुरी लगी है कि आपके लीडर जेल में हैं और आप यहाँ पर बैठ के ये आप दावतें फोड़ रहे हैं आप। तो वो बेसिकली जो वीडियो है
آپ وہاں اتنی آپ پرتکلف دعوت کھا رہے ہیں, اتنی لیوش قسم کی دعوت کھا رہے ہیں, آپ کو یہ نہیں پتا کس کا گھر ہے. تو پلیز سلمان اکرم راجہ صاحب ایسی بات کریں جو کہ تھوڑی بہت بلیویبل ہو. اتنا بلیٹنٹ قسم کا پلیز آپ جو ہے وہ غلط بیانی آپ نہ کریں. سو اینی وے, لیکن میں کہنا یہ چاہ رہی تھی کہ یہ والی بات کر کے بھی انہوں نے گنڈا پور صاحب کو لتھاڑا ہے, کیونکہ یہ بیسکلی گنڈا پور صاحب کے کانٹیکٹ ہیں جو مرزا آفریدی ہیں, اور یہ ایکچولی گنڈا پور کی ہی خواہش تھی کہ ان کو سینٹ کا ٹکٹ ملے. بہرحال جو لسٹیں آئی ہیں سینٹ کے, جو نام پی ٹی آئی نے فائنلائز کیے ہیں, اس میں بڑا سیٹ بیک ہوا ہے مرزا آفریدی کو کہ ان کو جو ہے اس کے اندر ٹکٹ نہیں ملا ہے پی ٹی آئی کا. اور اتنی بڑی جو دعوت بھی انہوں نے کی, اور میں نے یہ سنا ہے کہ انہوں نے کافی خرچہ وغیرہ اس کے علاوہ بھی پی ٹی آئی کا کافی کیا ہے, اور پارٹی فنڈنگ کی ہے, ان کے لوگوں کو بھی کافی انہوں نے پیسے ویسے دیے. تو وہ بھی ان کے سارے پیسے جو ہیں وہ آئی ایم سوری کہ وہ بالکل آگ میں ایک طرح سے جھلس گئے, کیونکہ وہ کسی کام نہ آئے, ان کو ایک سینٹ کا ٹکٹ بھی نہیں مل سکا. لیکن یہ جو مراد سعید کی ایک طرح سے ری انٹری ہے, یہ بڑی دلچسپ ہوگی کہ اگر سینٹ کے الیکشنز کے ہی ذریعے, اور اگر اسی کے بعد مراد سعید کی کوئی اگر انٹری ہو جاتی ہے, تو میں یہ بات جانتی ہوں کہ مراد سعید کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کو بہت بلا کے تحفظات ہیں, بہت بہت زیادہ ان کی پرابلمز ہیں مراد سعید صاحب سے. کیونکہ مراد سعید کو وہ بالکل ایسا سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی ٹی ٹی پی کا جیسے کوئی دہشت گرد ہو, اس طرح کا ایک امپریشن ہے مراد سعید کے حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے پاس. اور بلکہ یہ تک اسٹیبلشمنٹ کے جو ذرائع ہیں وہ کہتے ہیں, دعویٰ کرتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کے بہت جو بڑے بڑے کمانڈرز ہیں ان کی دوستی ہے دراصل مراد سعید سے. اور مراد سعید وہ سارا جو ٹی ٹی پی کا آپ سمجھیں, وہ جو ان کا سارا دہشت گرد ٹولہ ہے, اس کی مدد انہوں نے کئی دفعہ مانگی ہے پی ٹی آئی کے کاموں کے لیے. سو بیسکلی یہ ایک بہت بڑا اور سنگین الزام ہے مراد سعید صاحب پر. ونس اگین مجھے نہیں پتا کہ یہ الزام اس کی کتنی اس میں سچائی ہے, وزن ہے, لیکن یہ بہت پختہ لوگ, اسٹیبلشمنٹ کے بڑے بااثر لوگ مراد سعید صاحب پہ یہ بہت سنگین الزام لگاتے ہیں. اور اگر سینٹ کے الیکشنز میں مراد سعید صاحب کسی طرح سے پی ٹی آئی کی ہی وجہ سے واپس آ جاتے ہیں سینٹ کے الیکشنز کے بعد اور ان سارے عمل کے بعد, سو آئی تھنک یہ ایک بہت ہی زیادہ دلچسپ چیز ہوگی. کیا ان کو آنے دیا جائے گا یا نہیں آنے دیا جائے گا, یا پھر پی ٹی آئی واقعی ڈٹ جائے گی کہ چاہے جو مرضی آپ کر لیں, جو مرضی آپ کہہ لیں, لیکن مراد سعید تو ہوگا ہی ہوگا. یہ دیکھنے والی بات ہے جو کہ اب آئندہ وقت ہی بتائے گا.